हेलो। हाँ जी। तो बेटा अब हम लोग आज बात करेंगे अपने फर्स्ट वीडियो में, और हमारा चैप्टर हम लोग जो है स्टार्ट से लेके चलेंगे इलेक्ट्रोस्टैट से, 12th क्लास में, और 11th में हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन से बात करेंगे। ठीक है। तो अब हम लोग जो है सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात कर लेते हैं, और इसमें हम लोग ये देखना चाहते हैं कि किस तरीके से जो है इलेक्ट्रोस्टैट्स को हम स्टडी कर सकते हैं या क्या इसका मीनिंग होता है। तो देखो, सबसे पहले हमारा चैप्टर फर्स्ट है, नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके। तो यहां पर हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चार्ज, ये क्या होता है। ठीक है। तो देखो, चार्ज जो है वो एक प्रॉपर्टी है बेसिकली इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की। ठीक है। सो इट इज नथिंग बट इट इज प्रॉपर्टी। अगर हम इसको डिफाइन करने लगे तो ये प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी को आपको पता है कि हिंदी में बोलते हैं गुण। तो ये इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का वो गुण है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे को देखने को मिलते हैं। अब सवाल उठता है कि कौन कौन से इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग इसमें देखते हैं। तो देखो, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे हमें पता है कि भाई, जो अगर मान लीजिए दो चार्ज है या दो इलेक्ट्रॉन है या दो प्रोटॉन है, कुछ भी आप समझ लीजिए। मैं आपके सामने यहाँ रखता हूँ, ये मैंने एक प्रोटॉन रखा और यहाँ ये मैंने दूसरा प्रोटॉन रखा, राइट। अब भाई हम इनको देखते हैं तो फिजिकली क्या देखने को मिलता है कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करते हैं यानी कि ये इधर भागेगा और ये इधर आएगा। ये जो इनका फोर्स है, इसमें चैप्टर में हम लोग यही पढ़ते हैं कि ये फोर्स क्यों है, किस वजह से है, और क्या रीजन है इस फोर्स का। तो रीजन आगे आएगा, और रीजन यहां लिखा है फील्ड। सो द रीजन इज वेरी क्लियर, फील्ड। तो यहां से हमारे को समझ में आ गया कि ये जो चैप्टर है ये इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेगा। यानी कि चार्ज हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का गुण होता है, और उस गुण के आधार पर हम लोग अब ये देखना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका क्या नेचर होता है, और क्या उसकी डायरेक्शन होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, उसकी क्या यूनिट होती है, वो हम लोग उसमें सब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है हमारा सबसे बड़ा आधार पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। यानी कि अब आप यहां से लेकर के और 12th क्लास का फर्स्ट पार्ट पूरा चैप्टर आप लेके चले जाइए, हर जगह आपको चार्ज, चार्ज का फ्लो, चार्ज का रेस्ट, चार्ज की स्टैटिक कंडीशन, चार्ज की डायनामिक कंडीशंस, और चार्ज का स्टेडी फ्लो, चार्ज का जो है अल्टरनेटिंग फ्लो, ये सब हमारे को देखने को मिलेगा। और उससे फिर हमारे को अलग अलग हमारी कंडीशंस मिलेंगी हमें। जैसे कि हम लोग अब बोल देंगे कि भाई इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो एग्जिस्ट करती है ना कहीं, उसका क्या कारण होता है। तो वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ठीक है। लेकिन अब मैं अपनी बात को थोड़ा छोटा करता हूं और टू द पॉइंट बात करता हूं। ठीक है। तो अब लोग बात समझिएगा कि चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी होती है, ये किसकी होती है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये इन दोनों की प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की। इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की प्रॉपर्टी से क्या क्रिएट होता है, इस प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट होते हैं। इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स आर क्रिएटेड। ठीक है। यानी कि अब अगर आप पूरी बात को समराइज करेंगे तो आप एक बात देखेंगे कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स हमारे को देखने को मिलते हैं। वो किस वजह से मिलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कौन सा गुण है जो उनके लिए जिम्मेदार होता है, या कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी का हमें कुछ नाम रखना था और प्रॉपर्टी का नाम रख दिया चार्ज। तो चार्ज अब आपको क्लियर हो गया कि ये सिंपल एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं
कि जो इलेक्ट्रॉन होता है और जो प्रोटॉन होता है, इन दोनों का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के पास और एक प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है, तो उसकी वैल्यू होती है प्लस माइनस ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको सी से लिखते हैं, यानी कि यहां से हमारे को पता लग गया कि जो इसकी एसआई यूनिट है वो कूलम होती है। क्या होती है? वो कूलम होती है। तो कूलम हमारे को स्टडी हो गया और कूलम हमारे को पता लग गया कि वो इसकी एसआई यूनिट्स है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें आगे देखना चाहेंगे कि ये क्वांटिटी कैसी है। ये क्वांटिटी है स्केलर, स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि QUANTITY क्वांटिटी स्केलर है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसके पास डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं। अच्छा, इसमें अब ये देखो, ये जो मैंने प्लस माइनस ई लिखा है ना, सो दिस नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये जो हमारा नेगेटिव साइन है ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, और ये जो हमारा पॉजिटिव है ये हमारा प्रोटॉन के लिए है। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं पोलैरिटी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पोलैरिटी बोलते हैं। अब पोलैरिटी का मतलब क्या होता है भाई? देखो, पोलैरिटी का मतलब होता है कि जब हमारे पास दो क्वांटिटीज अगर हो और उनको हम लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन करना चाहें या उनको हम अलग अलग तरीके से स्टडी करना चाहे, तो उसी का नाम हमने पोलैरिटी रखा है। हालांकि इसको हम लोग जो है पोल वर्ड से भी कनेक्ट कर सकते हैं और हिंदी में हम इसको वर्गीकरण और ध्रुवीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे कोई बहुत ज़्यादा सा इसमें कोई लॉजिकल बात नहीं है, ये सिर्फ इनको एक साइन देने की बात है। और जो साइन है इन्हीं से हमारी की पूरी जो स्टडी है वो हमारी डेवलप होती है। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव साइन होगा, प्रोटॉन का पॉजिटिव साइन होगा चार्ज का, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होगा। क्या चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के पास? सो इलेक्ट्रॉन ई माइनस ये चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, ई प्लस ये है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, एक बात याद रखना कि ये जो ई प्लस और ई माइनस है ना, इन्हीं को हम लोग एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं। एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, तो एलिमेंट्री चार्ज का मतलब क्या होता है कि सिंगल आइडेंटिटी का चार्ज है ये। जैसे गेहूं के दाने होते हैं ना, तो एक एक होते हैं, अलग अलग होते हैं सारे के सारे। तो उसमें अगर आप एक गेहूं के दाने को अगर आप कंसिडर करोगे तो उसको क्या बोलोगे? उसको आपको यही बोलना पड़ेगा कि ये तो इसका एक एलिमेंट्री पॉइंट है। तो वही है, लैंग्वेज का डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। आप इसको जो है ये कह सकते हो कि ये सब अलग अलग होते हैं, एक एक होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज होगा, दूसरे के पास भी इतना ही होगा, तीसरे के पास भी इतना ही होगा। प्रोटॉन के पास भी इतना चार्ज होगा, चाहे एक लो, दो लो, तीन लो, चार लो, और चाहे कितने भी लेते चले जाओ, चार्ज उसके पास इतना ही होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास और प्रोटॉन के पास जो चार्ज होगा वो मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन उसकी जो पोलैरिटी है वो अलग है। यानी कि उन दोनों की जो साइन है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक तरफ प्लस होता है और एक तरफ माइनस होता है। ठीक है, तो ये हमारी जो है सारी बात हो गई कि चार्ज हमारे पास क्या होता है। अब देखो सवाल उठता है कि हम चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो चैप्टर है, अब क्या है ना कि फिजिक्स में हम लोग बहुत लंबी लंबी, जैसे कि ये पूरा प्रोटॉन वर्ड मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन, ऐसा कोई नहीं लिखता है, हम कभी भी नहीं लिखते हैं। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? क्यू से। ठीक है, एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो चार्ज है उसको हम लोग जो है ई प्लस ई माइनस से डिनोट कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल जब आप देखेंगे तो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है वो स्मॉल क्यू से लिखा जाता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज है वो लार्ज क्यू से लिखा जाता है। ठीक है, तो कैपिटल क्यू रिप्रेजेंट लार्जर अमाउंट ऑफ चार्ज, लार्जर अमाउंट ऑफ चार्ज। ओके, और जो स्मॉल क्यू है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। और इसमें एक खासियत और है कि ये जो माइनस है प्लस है, वो भी हम लोग साइन यहीं पर रख देते हैं।
जैसे कि हमने इसको लिख दिया Q प्लस, तो यानी कि ये चार्ज अब पॉजिटिव है, और अगर मैंने लिख दिया Q नेगेटिव, इसका मतलब अब ये चार्ज नेगेटिव है। अब इन दोनों बातों का ही मतलब है क्या, कि इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन इनकी वजह से जो फील्ड क्रिएट होगी, जो कि हम आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, वो उसकी डायरेक्शन अपोजिट आएंगी। तो क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट आएगी, तो उस वजह से इनका जो बिहेवियर है वो भी हमारा अलग हो जाता है। इसी वजह से ये जो साइन है प्लस और माइनस, इसको हम इग्नोर नहीं करना है, और ना ही कभी हम लोग जो है इसके ऊपर ये ध्यान रख सकते ये इसको जो है इग्नोर कर सकते। हमें इसके ऊपर इसको जो है ध्यान रखना ही रखना है कि ये प्लस है या ये माइनस है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओ तो एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो चार्ज है वो दोनों प्लस के हैं, 3 है तो उस तीनों के क्या साइन है, 2 है तो दोनों के क्या साइन है, 4 है तो 4 के क्या साइन है। अगर फील्ड में चार्ज रखा है तो वो चार्ज है उसका कौन सा साइन है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अल्टीमेटली बात ये है कि आप पोलैरिटी को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, और आप सिर्फ और सिर्फ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के भरोसे नहीं रह सकते। ये तो इसका मैग्नीट्यूड है, ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आएगा। देखो मैग्नीट्यूड की जो क्वांटिटी होती है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में रोल प्ले करती है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो उसकी डायरेक्शन है, ठीक है, या फील्ड में इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा है, प्रोटॉन का बिहेवियर कैसा है, ये डिपेंड करता है कि इनकी पोलैरिटी क्या है। ठीक है, अब देखो जो चार्ज होता है ना, वो हमें पता है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक रहेगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ठीक है, देखो चार्ज की एक खासियत होती है बेटा कि चार्ज को ना तो क्रिएट करा जा सकता और ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय करा जा सकता। तो जब अगर चार्ज ना तो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, तो चार्ज क्या होगा, चार्ज कंजर्व होगा। ठीक है, तो चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे को ये ध्यान रखना होता है कि जो चार्ज है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, जब हम कहते हैं कि चार्जिंग अगर हो रही है, तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं चार्जिंग क्या है, व्हाट इज चार्जिंग। सो चार्जिंग, सो इट इज डिफाइंड एज a method of ट्रांसफर ऑफ चार्ज। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। तो चार्जिंग का मतलब होता है ट्रांसफर, यानी कि जब आप मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं, ठीक है, आप बोलते हैं ना कि उसमें चार्जर लगा दो तो वो चार्ज हो जाएगा, या आप किसी भी दूसरी कोई भी आपके पास अगर एक ऑब्जेक्ट है ऐसे इलेक्ट्रिकली कंडक्शन के आधार पर, तो उसको आप लोग यूजुअली चार्जिंग के लिए बोलते हैं। बैटरी को आप, मैं बोलना चाह रहा था यहाँ पर बैटरी को, या फिर जो है हम लोग अगर देखें तो इन्वर्टर हमारे घर में होता है, तो कहते हैं ना कि अभी इन्वर्टर चार्ज नहीं है या ये फुल्ली चार्ज हो गया है। तो वो बात क्या होती है, उसका क्या मतलब होता है, चार्ज करने का मतलब क्या होता है। चार्ज करने का मतलब होता है चार्ज ट्रांसफर करना, उसमें चार्ज को भेज देना। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ये जो चार्ज है ये किस प्रकार से ट्रांसफर होता है। देखो इसके काफी सारे तरीके होते हैं, तो हमारा उसमें सबसे एक जो तरीका होता है वो होता है फ्रिक्शनल चार्जिंग का, जो सबसे आसान तरीका है। ये आप लोगों ने भी बहुत यूज करा है फ्रिक्शनल चार्जिंग। ठीक है, थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूं मैं, FRICTIONal चार्जिंग। ठीक है, फ्रिक्शनल चार्जिंग। अब सवाल उठता है कि ये फ्रिक्शनल चार्जिंग क्या होता है। देखो फ्रिक्शनल चार्जिंग कुछ नहीं है, ये लिया रगड़ दिया, बस ये फ्रिक्शनल चार्जिंग है। अब क्या होता है कि मान लीजिए किताबों में तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। देखो जैसे कि क्या क्या एग्जाम्पल होंगे, हमें पता है कि ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ हम लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते आए और अब तो हम 12th में बात कर रहे हैं। तो जब भी अगर हम एक ग्लास रोड को अगर सिल्क के क्लॉथ के साथ अगर हम लोग रगड़ दें, उसको उसके साथ रब करें, तो देखने को मिलता है कि जो ग्लास रोड है
वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है सिल्क को। तो अब क्या होता है कि सिल्क के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए और ग्लास रोड के पास क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जिसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए उसके पास तो अब क्या रह गया, पॉजिटिव चार्ज रह गया सिर्फ। जिसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए उसके पास अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गए। तो एक के पास तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए, एक के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी में हो गए। तो इसी की वजह से अब हमारे दो चार्ज बॉडीज क्रिएट हो गई है। चार्ज बॉडीज कैसे क्रिएट हो गई, एक के पास पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक के पास नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ये जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये किस वजह से डेवलप हुआ, ये हमारा हुआ सिर्फ सिंपली उसको फ्रिक्शन, उसको रब करने से, एक दूसरे के साथ रगड़ने से। जैसे कि अगर आप देखेंगे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि वुलन है, ठीक है, वुल है, फर है, और उसके साथ अगर आपने कोई भी एक प्लास्टिक का स्केल हो गया, कॉम्ब हो गया, कुछ भी हो गया, प्लास्टिक का आपके पास कुछ आइटम होना चाहिए, अगर आप उसको उस वुल के साथ रगड़ देते हो तो क्या देखा जाता है कि जो वुल है वो हमारा क्या कर देगा, वुल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और जो प्लास्टिक है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है। अब बात वही आ गई, जिसने गेन करे वो नेगेटिव हो जाएगा, जिसने लूज करे वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो वुल क्या हो गया यहाँ पर, पॉजिटिवली चार्ज। ग्लास क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। और सॉरी, प्लास्टिक क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई ये जो हमारे चार्जिंग बॉडीज हैं ये भी हमारी डेवलप होती हैं चार्ज की वजह से। आपने देखा होगा कि सर्दी के समय में आपके जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं, जैसे कि आपका ट्रैक पैंट होता है, ट्रैक सूट होता है, ठीक है, वो आपके पैरों से चिपक जाता है, या फिर जो आपकी वुलन पैंट होती है वो भी कई बार जब आपकी ड्राई स्किन हो तो वो चिपक जाती है, ठीक है। तो वो जो चिपकना होता है वो भी बेसिकली आपका चार्जिंग से ही होता है, ठीक है ना। तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है, दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है, और दोनों में अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाते हैं। और हमें पता है कि भाई जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेम चार्ज तो रिपेल करते हैं, अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपके पैर के साथ और आपका कपड़ा चिपक जाता है, आपके शरीर के साथ अगर आपका कपड़ा चिपक गया, तो ये मान लीजिए कि दोनों के अंदर जो है अपोजिट, यानी कि विपरीत उसके अंदर जो है चार्ज वो डेवलप हो चुका है, ठीक है। और वो क्यों होता है, क्योंकि वो जो कपड़े होते हैं वो हमारे ऐसे रगड़ते रहते हैं। जब जैसे ये है, मैंने हाथ ऐसे करा तो ये शर्ट पीछे गई, तो ये शर्ट पीछे गई तो कैसे गई, रगड़ते हुए गई ना। तो इसी से ही इसमें जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। हमेशा एक बात याद रखना कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, प्रोटॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं होते, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो एटम के अंदर न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूट्रॉन के साथ बाइंड करके, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा कहाँ होते हैं, एटम में क्लाउड फॉर्म में होते हैं, बाहर होते हैं, वो उसके चारों तरफ उसके चक्कर काटते रहते हैं। और वो ऐसे नहीं होते कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं, अगर अभी तो यहाँ मेरे पास, हाँ ये रहा ना, जैसे कि अगर मैं इसको मान लूँ कि ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है भाई, और ये मेरा रहा इलेक्ट्रॉन, तो ये मान लो कि ये बस ऐसे घूमता रहेगा। ऐसा नहीं होता है, इनकी बहुत कॉम्प्लेक्स ओरिएंटेशन होती है। ये ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसे भी घूम सकते हैं, कुछ ऐसे भी घूम सकते हैं, कुछ ऐसे भी घूम सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है, लेकिन घूमेंगे एक ही दिशा में, ठीक है, यूं करके, यूं और या यूं, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास। तो अब मैं बात करता हूँ फ्रिक्शनल चार्जिंग। अच्छा, एक इसमें जो है ना सबसे तरीका एक और होता है इसका चार्जिंग का, फ्रिक्शनल के अलावा, उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसको बड़े ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। हालांकि ये जितना भी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सारा इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होगा, तो इंडक्शन का मतलब क्या होता है, ये एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। भाई इंडक्शन क्या है, इंडक्शन होता है विदाउट फिजिकल टच, विदाउट फिजिकल टच ट्रांसफर ऑफ अ क्वांटिटी एनर्जी, और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं, ठीक है। बट इंडक्शन में हमारा जो मेन, जो प्राइमरी जो हमारी बात रहती है वो यही रहती है कि इंडक्शन के
कॉन्सेप्ट में हम लोग कोई भी फिजिकल इंटरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है। आपके घरों में इंडक्शन कुकर होते होंगे, इलेक्ट्रिक इंडक्शन जो है वहाँ पर भी आप देखो हीट होती है, हीट डेवलप हो जाती है, लेकिन वो किस वजह से, उसका एक अलग फिनोमेना होता है, सेल्फ इंडक्शन होता है, उसमें इलेक्ट्रिकल फिनोमेना है। जब हमारा ईएमआई चैप्टर आएगा उसको भी हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे, बट अभी अगर उसको डिस्कस करते हैं तो वो टाइम वेस्ट होगा और हमारा जो वीडियो हो वो अननेसेसरी बहुत लेंथी भी हो जाएगा, और फिर जो है बात हमारी जो मुख्य जो हमारा जो सिलेबस है, टॉपिक है, उससे दूर चला जाएगा। तो हमें उस बात का भी ध्यान रखना है कि हम अपने टू द पॉइंट और टू द फोकस्ड ही रहे। ऐसा ना हो कि हम अपनी इधर उधर की डायरेक्शन में चले गए। ये बात हमारे को विशेष ध्यान रखनी होती है पढ़ाई करते वक्त। तो देखो इंडक्शन के दौरान में क्या होता है कि मान लीजिए ये एक मेटल का स्फीयर है, मेटेलिक बॉल है, और ये आपने इसको एक प्लास्टिक के स्टैंड पर, इंसुलेटिंग स्टैंड पर आपने इसको रख दिया। प्लास्टिक से मेरा मतलब था इंसुलेटिंग स्टैंड, ठीक है, इंसुलेटिंग स्टैंड। इसके नजदीक में अब हम क्या लेके आए यार, ये देखो, सबसे पहले तो मैं यहां लेके आया एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कोई भी एक रोड लेके आया, ठीक है। जैसे ही मैं इसके पास में ये पॉजिटिव चार्ज रोड लेके आया, तो जितने भी इसके इलेक्ट्रॉन थे वो सब क्या होंगे, इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, यहां पर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। इतना काम तो हो चुका है। अब हम इसमें आगे की तरफ क्या देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राउंडिंग कर देते हैं। लेट्स सपोज के हमने अब इसको, ग्राउंडिंग से मेरा मतलब है कि एक वायर लिया और हमने इसकी अर्थिंग कर दी, ठीक है। ये एज इट इज अभी भी यही है पॉजिटिव रोड, और ये यहां पर नेगेटिव आ ही चुका है। अब देखना होगा क्या, इंटरेस्टिंग बात ये है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, अब पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है। अब भाई पॉजिटिव चार्ज तो कभी मूव करेगा नहीं, ये हमें पता है, क्योंकि वो तो न्यूक्लियस में होता है। तो अगर मैं ये कहूं कि वायर के हेल्प से पॉजिटिव इधर चला गया, तो ये तो होगा नहीं। तो इलेक्ट्रॉन अब दौड़ के आएंगे कहां से, अर्थ से इसमें। तो अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो पहले तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलेंगे, तो जो उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। बाकी अब जब ये न्यूट्रलाइज हो गया, तो यहां पर पॉजिटिव है ही, यहां इसके ऊपर ये नेगेटिव है, ये स्टैंड इंसुलेशन में है। इंसुलेशन का मतलब आप समझ रहे हैं कि यहां से चार्ज कहीं पर भी लीक नहीं होना चाहिए। अब हमने क्या करा, इन दोनों को हटा दो, अर्थिंग वायर को भी। सो दिस इज अर्थिंग वायर, ठीक है। अर्थिंग वायर को मैंने हटा दिया, और यहां से मैंने क्या हटा दिया, ये रॉड भी हटा दिया। जैसे ही इन दोनों को हटाया, अब इसके ऊपर क्या रह गया, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। तो जो हमारा मेटल स्फीयर पहले, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, उसको मैंने बिना टच करे नेगेटिवली चार्ज डेवलप कर दिया। और ऐसा ही मैं इसको पॉजिटिवली भी कर सकता हूं, बट होगा क्या कि जो रोड आप यहां लेके आओगे ना, उसका अपोजिट चार्ज इसमें यहां डेवलप होगा। अगर आप यहां नेगेटिव लाओगे तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन उतर करके नीचे भाग जाएंगे। अब नीचे चले गए तो भाई आपने इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, तो क्या रह गया, पॉजिटिव ही रह गया ना। फिर इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले गए, ग्राउंड हो गए, तो इलेक्ट्रॉन ही मूव करेंगे ही। अगर आप यहां पर पॉजिटिव ये लेके आते हो रोड, तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से यहां आएंगे, ठीक है। और अगर आप यहां नेगेटिव लेके आए तो इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे, ग्राउंड पर चले जाएंगे। दो ही बात होगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन आएगा या जाएगा, एक्चुअल में बेसिकली इलेक्ट्रॉन आएगा या जाएगा, इसी से ही ये कंफर्म होगा कि इसके ऊपर चार्ज कैसा डेवलप होगा। अगर इलेक्ट्रॉन आ गए तो नेगेटिवली हो जाएगा, और अगर चले गए तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका नाम है चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी कि बिना किसी फिजिकल टच के हमने इसको जो है क्या कर दिया, हमने इसको जो है चार्ज कर दिया भाई, ठीक है। तो ये हमारे को समझ में आ गया कि जो हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन, मेथड ऑफ चार्जिंग, ये सब क्या होता है। अब चलो हम लोग जो है एक अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, और उसमें मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। चार्जिंग हो गया है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज,
ठीक है, तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ओके, देखो यानी कि चार्ज के क्या क्या गुण होते हैं। अब अगर इस बात को थोड़ा सा आप हिंदी में समझो तो चार्ज खुद ही इलेक्ट्रॉन का एक गुण है, इलेक्ट्रिक गुण है उसका, ठीक है। और वो जो गुण है इलेक्ट्रिक गुण, यानी कि जिसका नाम हमने चार्ज रखा हुआ है, उसके भी फिर कुछ गुण होते हैं। अब वो क्या होते हैं, वो चार होते हैं, ठीक है। एक तो चार्ज जो है ना एडिटिव नेचर का होता है। क्या होता है? एडिटिव नेचर का होता है। एडिटिव नेचर का मतलब क्या होता है? देखो, चार्ज का मतलब, एडिटिव नेचर का मतलब होता है कि अगर मान लो हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई, अब मान लो ये एक बॉडी है, इसके ऊपर मान लीजिए +2 यूनिट का एक चार्ज है, -4 का एक चार्ज है, -6 का एक है, +1 एक है, ठीक है। अब हमसे पूछा जाए कि भैया इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, तो यार देखो जो जो क्यू नेट आएगा ना वो आ जाएगा +2, ठीक है, +2 प्लस -6 प्लस -4 और +1। आप इनको जो है ना इस तरीके से ब्रैकेट में डालो, अब आपको आसान हो जाएगा मामला। 2 और 1 3, ठीक है, 6 और 4 10, तो माइनस का 10, तो 3 - 10 कितना हो गया? -7। तो -7 यूनिट इस बॉडी के ऊपर चार्ज है। इसके ऊपर कितना चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। तो ये हमारा जो है चार्ज का गुण होता है, एडिटिव नेचर होता है, यानी कि किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी वस्तु के ऊपर जितना भी चार्ज होगा ना, वो उसके ऊपर उसके प्रॉपर साइन के साथ उसका टोटल कर दो, उसको ऐड कर दो, वही उसका चार्ज आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है ये बात समझ पाएंगे, +2 -4 -6 +1, ये हमारे पास क्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया ना? अब है दूसरा जो इसका एक और जो मेन पॉइंट होता है वो होता है क्वांटाइजेशन। चार्ज की एक और प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन। तो एडिटिव से आप समझ गए कि भाई जो टोटल चार्ज है वो अलजेब्रिक सम के बराबर होता है विद इट्स प्रॉपर साइन। जो भी उसके नेगेटिव नेगेटिव है, नेगेटिव वालों को एक तरफ जोड़ दो, पॉजिटिव वालों को एक तरफ जोड़ दो, और फिर उनके डिफरेंसेस को कैलकुलेट कर दो, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा कि भैया चार्ज कितना है। तो ये भी एक चार्ज का गुण होता है, ठीक है ना। अब है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि जो चार्ज है ना वो एलिमेंट्री पैकेट में एग्जिस्ट करता है, यानी कि चार्ज एग्जिस्ट इन एलिमेंट्री पैकेट्स, ठीक है। क्यों? देखो, आपको पता है एलिमेंट्री पैकेट, ये टेक्निकल वर्ड की हम लोग यहाँ यूज करते हैं, थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंस हो सकता है। हमारी फिजिक्स की भाषा में हम इसको लिखते ही ऐसे है, चार्ज एग्जिस्ट इन एलिमेंट्री पैकेट्स। इसका मतलब होता है, पैकेट का मतलब होता है, मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन या मान लीजिए एक प्रोटॉन, ठीक है। तो अब हमारे बॉडी, कोई भी अगर एक बॉडी होगी ना, उसके ऊपर जितना भी चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होगा। अगर हमें उसका टोटल चार्ज निकालना है तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज हो जाएगा। ये होता है क्वांटाइजेशन का मतलब। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होगा कि अगर हमें किसी बॉडी के ऊपर क्यू चार्ज निकालना है तो वो हो जाएगा Ne। तो क्यू बराबर क्या हो गया? Ne। Ne का मतलब क्या हो गया? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू यहां से आ जाएगी। और अगर हमसे मान लीजिए कि कुछ भी ये पूछ लिया गया कि यार n की वैल्यू बताओ, तो n क्या होता है? Q/E। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यार चार्ज को लिखते किससे हैं? Q से। E क्या होता है? एलिमेंट्री चार्ज, यानी कि ये कौन सा चार्ज है? अगर आप नेगेटिव चार्ज लेके बात कर रहे हो तो ये इलेक्ट्रॉन है, और अगर आप पॉजिटिव चार्ज लेके बात कर रहे हो तो ये प्रोटॉन है। तो वो हमारे अंतर होंगे एन और ई को लेकर के कि क्यू की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है और कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। तो ये हमारे को क्लियर हो गया है कि क्यू बराबर है। ये होता है हमारे पास क्वांटाइजेशन का मतलब।
हालांकि एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको कि जो क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ना, ये प्रैक्टिकली एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा सा फिजिबल फिजिबल नहीं है, ना ये वायबल है, और ना ही इसका बहुत ज़्यादा सा कोई यूज़ है। हम इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर करके चलते हैं। क्यों इग्नोर करके चलते हैं हम लोग? इसको इसलिए इग्नोर करके चलते हैं क्योंकि बॉडी के ऊपर किसी एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का बहुत ज़्यादा सा इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, अगर उससे एक इलेक्ट्रॉन आ गया या उसको आपने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया तो ओवरऑल उस बॉडी के चार्जिंग पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं लार्जर स्केल पर। इसलिए हम क्या करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर करके चलते हैं। तो आप लोग हमेशा देखेंगे कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये पढ़ने में तो ठीक है, आप इसको कंसिडरेशन में रखोगे, बट जब आप न्यूमेरिकल पॉइंट्स पर बात करोगे, आप एप्लीकेशन बेसिस पर बात करोगे, तो फिर आपको इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा सा जो है वो इफेक्ट आपका इसका देखने का मिलेगा नहीं, क्योंकि क्वांटाइजेशन के ऊपर हम लोग बात करते ही नहीं है, बहुत कम बात करते हैं। Q इज इक्वल टू एन, एक ही फॉर्म है, जितना भी चार्ज होगा किसी बॉडी के ऊपर, कितना चार्ज होगा, n मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इतना चार्ज होगा किसी बॉडी पर। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब अगर मान लीजिए कि एक बॉडी है, उसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आपको पता होगे। अब हमें पता है कि यार एक कूलम चार्ज जो होता है ना, उसकी वैल्यू बहुत बहुत बड़ी होती है। क्यों? मान लीजिए, अब देखो मैं एक कूलम चार्ज की वैल्यू, एक बॉडी है, मान लीजिए कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। ठीक है, अब देखो यहां से अगर मैं n की वैल्यू देखूं तो Q बाई ई का फॉर्मूला लगेगा। Q मैंने दे दिया 1 कूलम और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब जब आप बेटा इसको डिवाइड कर दोगे ना, तो आंसर आ जाएगा 6.2 इंटू 10 की पावर 18। आप कैलकुलेट करके देख लो कि मोटे तौर पर तकरीबन 6 गुणा 10 की पावर 18, यानी कि 6 के बाद 18 जीरो लगा दो, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उसमें से 10, 20, 50, 100, 1000 इलेक्ट्रॉन भी अगर निकल गए तो क्या ही फर्क पड़ेगा, सोच के देखो। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि ये जो क्वांटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये फिजिकली और फिजिबली ये वैलिड, बहुत ज्यादा सा प्रैक्टिकली एप्लीकेशन में वैलिड नहीं होता है। हाँ, बट ये इसका एक गुण है, गुण तो है भाई इसका, ये ऐसा तो नहीं है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। क्वांटाइज फॉर्म में होता है, वो डिस्क्रीट पैकेट में होता है, अलग अलग फॉर्म में होता है। तो वो जब अलग अलग फॉर्म में होता है तो हमारे को बात समझ आ जानी चाहिए कि हाँ, ये जो वैल्यू है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा हर एक कंडीशन में सेपरेटली बिहेव करेगा। ये क्वांटाइजेशन का मतलब है, यानी कि जो चार्ज है ना, वो पूरा एक तरीके से नहीं होगा, एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं होगा, रादर इट एग्जिस्ट इन द डिस्क्रीट फॉर्म। डिस्क्रीट वर्ड का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? अलग अलग, सेपरेटली। ठीक है, अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, सेपरेट होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ये आपको क्वांटाइजेशन से अपने दिमाग में बैठा लेना है कि यार क्वांटाइजेशन है क्या। क्वांटाइजेशन का मतलब, और टेक्निकली जाओगे तो इसका क्वांटा होता है, क्वांटा में फिर पैकेट आ जाएगा और बहुत कुछ आ जाएगा। इतना बड़ा इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। बस आप ये मान लो कि चार्ज जो है वो सेपरेटली एक एक इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस बॉडी में वो नहीं होता है। अगर आपको किसी भी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर करना है तो एक एक इलेक्ट्रॉन करके ही आप ट्रांसफर कर सकते हो, एक एक इलेक्ट्रॉन करके ही आप या तो उसको दे सकते हो या उससे ले सकते हो। ये क्वांटाइजेशन का प्रैक्टिकल मतलब है। ठीक है, लेकिन जब अगर आप एक कूलम चार्ज ट्रांसफर करते हो किसी भी बॉडी में, लेट्स सपोज वी हैव ट्रांसफर्ड 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो भैया 6 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन आपके जाएंगे, ये ध्यान रखना। अब अगर आप इसको जो है 2 कूलम कर दो तो ऊपर 2 कर दो, तो 2 कर दोगे तो 1.6, तो 16/20, 10 की पावर 19, तो 16/20 कितना हो जाएगा? 1.5, सॉरी 1.2, तो 1.2। ठीक है, और फिर आप उसको जो है इस तरीके से कर पाएंगे, 1.2 इंटू 10 की पावर 19, तो चार्ज बढ़ रहा है ना। इस तरीके से हमारे पास क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट हो जाता है। अच्छा, एक तीसरा प्रॉपर्टी भी होती है भाई इसी में। ठीक है,
तो जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, एक होती है कंजर्वेशन की और फिर चौथी भी होती है इनवेरिएंट की। तो दो तो ये हो गई, तीसरी प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेशन की। ये तो आसान है। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षित। संरक्षित का मतलब संरक्षण मिला हुआ है चार्ज को। चार्ज को ना तो कोई घटा सकता, ना कोई बढ़ा सकता, और ना ही चार्ज को आप पैदा कर सकते, ना ही आप उसको मार सकते। सीधी सी बात है, आप उसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हो। ये मतलब होता है कंजर्वेशन का। क्या मतलब होता है कंजर्वेशन का? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चार्ज सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है, इसके अलावा आप उसको खत्म नहीं कर सकते। दैट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन। और भाई चौथा होता है एक और बहुत बढ़िया है, वो होता है चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है कि जितना मैग्नीट्यूड चार्ज का रेस्ट पर है उतना ही मोशन में है। यानी कि अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि उसके मैग्नीट्यूड में कुछ कमी आ जाएगी या वो ज्यादा हो जाएगा, ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, वो सेम ही रहेगा। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो किसको लेकर के हो गया? इनवेरिएंट फॉर्म को लेकर के हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इस इलेक्ट्रोस्टैट्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैट का हमारा जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो अब हमने खत्म कर लिया है। छोटी सी वीडियो हमने इसमें डेवलप करी। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा बेटा वो होगा कूलम्स लॉ। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसको बड़े तरीके से देखना, क्योंकि मैं उसमें एनईपी के अकॉर्डिंग बात करने वाला हूं। क्योंकि मैंने ये जो यूट्यूब चैनल डेवलप करा है, ये जो बनाया है, मेरा इसमें ऑब्जेक्टिव ही एक है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को एनईपी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊं, उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको क्वेश्चंस करवाऊं। क्योंकि मैंने देखा है कि एनईपी को बहुत कम लोग अभी तक समझ पाए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ पाए हैं। स्टूडेंट्स में एनईपी को लेकर के बहुत ज़्यादा सी एक जो है असमंजस की स्थिति है उनमें, उनको समझ ही नहीं आ रहा है यार ये हो क्या रहा है। क्योंकि पेपर में जाओ तो टीचर बोलता है कि न्यूमेरिकल कर जाओ, डेरिवेशन कर जाओ, पेपर में जाओ तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। हालांकि मैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा विशेष बाद में करूंगा, एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं एनईपी के ऊपर, तो उसको आप लोग देखना कि उसमें क्या रहेगा। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो ठीक है, एंजॉय योर डे बेटा, मजे लो, एंजॉय, बाय।